Hello, everybody. I hope everyone can hear us and see the screen. And आज का टॉक में आई एम रियली हैप्पी टू इंट्रोड्यूस श्रेय गुप्ता फ्रॉम इको विज्ञान। और आज का टॉपिक जो है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑन फंगाई। एंड एक्चुअली इवन दो मैं नेचुरलिस्ट हूँ और मैं 40 साल से जंगलों में घूम रहा हूँ, इवन आई मस्ट एडमिट कि ये एक ग्रुप है जिसमें मैंने भी ज्यादा काम नहीं किया है। बट इवन दो श्रेय एक एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, 10 साल का उसका अनुभव है। बेसिकली जो भी सीखा है उसने अपने आप सीखा है। पर और इको विज्ञान एक इको विज्ञान फाउंडेशन का को फाउंडर है, जो बेसिकली सस्टेनेबिलिटी लर्निंग और स्कूल्स के साथ काम करते हैं। और मेरा इंट्रोडक्शन श्रेय के साथ तब हुआ था एज पार्ट ऑफ द विप्रो सस्टेनेबिलिटी एजुकेटर प्रोग्राम। और हमने एक या दो वॉक्स उसके साथ किए थे एंड आई फाउंड दैट बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बच्चों तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। आई होप सबको सुन रहा है। समवन हैज़ एन इश्यू और नहीं सुन रहा है तो लेट अस नो, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो I'd like to welcome Shrey. Thank you for agreeing to do this talk on behalf of West Himalayan Vikalp Sangam. And basically, this is a series of talks जो विकल्प संगम कर रहा है, मेनली नेचर गाइड्स और नेचुरलिस्ट के लिए हिंदी में। सो यू आर द सेकंड इन द सीरीज। पिछला सीरीज जो था वो रेप्टाइल्स पे था, एंड yours is the second. Uh, so please go ahead and thanks so much for talking to us on this subject. Over to you, Shrey. So, so thank you, Sanjay ji, and thank you. I would also like to thank Vikalp Sangam team for providing this very interesting platform. So, आज का जो talk है वो बहुत ही like interesting talk रहने वाला है. So, आज का टॉक हम हमारे आसपास जो हमारे मशरूम्स हैं और जो फंजा हैं उस पे आज का जो है वो टॉक रहने वाला है। सो जैसा कि संजय जी ने शेयर किया, लाइक मेरा नाम श्रेय है, और लाइक मेरी लाइफ का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है वो ये कि मैं मशरूम एक्सप्लोरेशन या जो फंजाई की एक्सप्लोरेशन है वो सभी के लिए एक थेरेप्यूटिक और एक सेंसरी एक्सपीरियंस बना सकूं। और मुझे मतलब इस सफर में पिछले मतलब 5 से 6 साल हो चुके हैं, जिसमें इस जर्नी में मेरे साथ बहुत सारे स्कूल्स, टीचर्स, बच्चे, नेचुरलिस्ट्स, नेचर लवर्स और हिमाचल की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज ने मेरा साथ दिया है। और आज का जो सेशन है, आई विल इन दिस सेशन मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ जो मशरूम से जुड़ी हुई ट्राइबल विजडम है उसे आपके साथ मैं वो जानकारी आप सभी के साथ साझा कर सकूं। तो जितने भी वाइल्ड मशरूम्स हैं उनकी जो भी स्पेशली उनकी एडिबिलिटी या उनकी यूसेज से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो हमारे को मैक्सिमम मोर देन 90% ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कम्स डायरेक्टली फ्रॉम ट्राइबल विजडम। तो ट्राइबल कम्युनिटीज का उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। और द ट्राइबल कम्युनिटीज आर आल्सो वेरी गुड इन स्पॉटिंग मशरूम्स। वो मशरूम्स को स्पॉट करने को के लिए उनके उनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं। एंड वो अपनी 5 सेंसेस पे रिलाय करते हैं टू एक्सप्लोर मशरूम्स अराउंड देन। सो आज उसी विषय में मतलब मेरी चर्चा रहेगी, और आई विल ट्राई टू शेयर सम ऑफ दोज स्टोरीज विद अस। और इनफैक्ट लाइक एक जो चीज है जो हम एज इको करने की try भी कर रहे हैं इज कि जो ये ट्राइबल विजडम है और जिसमें लाइक मशरूम एक्सप्लोरेशन अपनी 5 सेंसेस के थ्रू की जाती है, उसको उसमें प्लस जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें जो गैप है वो हम ब्रिज कर सकें। बट साथ ही कुछ मिथ्स भी हैं मशरूम को लेके, बहुत सारे जो मिथ्स हैं, तो वो मिथ्स भी कुछ मैं आज आप सबके साथ डिबंक करने का ट्राई करूंगा। सो
तो मशरूम एक्सप्लोरेशन जो है वो अपने आप में एक बहुत पावरफुल और एक बहुत थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस है। सो ये जस्ट टू शेयर अ वेरी शॉर्ट एग्जांपल, तो हमने अभी रिसेंटली पिछले 4 या 5 वर्ष में जो गाइडेड मशरूम वॉक्स करवाई हैं, जो कि मोस्टली फोकस रही हैं इन एंड अराउंड वेस्टर्न हिमालयज ओनली। तो उसमें हमने पाया कि सिर्फ एक मतलब सिर्फ एक गाइडेड मशरूम वॉक करने के बाद मोर देन 70% ऑफ जो बच्चे थे वो मशरूम्स के इकोलॉजिकल रोल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, और साथ ही उन्हें उन्हें ये कॉन्फिडेंस फील हुआ कि एक मशरूम वॉक के बाद वो अपने आसपास मतलब मशरूम्स इंडिपेंडेंटली खोज सकते हैं। हमने देखा कि जो बच्चे हैं वो जिस स्कूल मतलब जिस रास्ते से वो स्कूल में रोज आते जाते हैं उस पे उन्होंने कभी पहले फॉर एग्जांपल मशरूम्स नहीं देखे थे, पर सिर्फ एक मशरूम वॉक के बाद उन्होंने अपने आसपास मशरूम्स ढूंढने स्टार्ट किए। और साथ ही जो मशरूम्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं वो भी वो जो है मतलब बेसिकली वो एक डीपर कनेक्ट बनाता है इस किंगडम के साथ। तो इट्स अ वेरी वेरी थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस एंड अ वेरी हीलिंग एक्सपीरियंस ऑल्सो इन इटसेल्फ। तो पिछले 4 या 5 वर्ष में ये कुछ कॉमन मशरूम्स हैं जो हमने उत्तराखंड और हिमाचल में पाए हैं। सो ये 50 मोस्ट कॉमन मशरूम्स हैं जो इन एरियाज में हमें देखने को मिले हैं। अ, तो आज इनमें से मैं 8 मशरूम्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। 8 जो सबसे कॉमन मशरूम्स हैं जो दोनों ही स्टेट्स में पाए जाते हैं। और इनके मैं आपसे मतलब इंग्लिश नेम कॉमन नेम्स तो शेयर करूंगा ही, पर इनको पहाड़ी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं और उनको ट्राइब अलग अलग एरियाज में किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में भी मैं आप सभी से शेयर करने का ट्राई करूंगा। स्टार्ट करने से पहले एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो एक टंग ट्विस्टर भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सभी मशरूम जो है वो फंगस है, लेकिन सभी फंजाई है जो है वो मशरूम नहीं होती। तो कहने का ये मतलब है कि सभी जो फंजाई होती हैं उन वो मशरूम्स नहीं बना सकती। फंजाई अपने आप में एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसमें बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि ईस्ट, मोल्ड। और उसी तरह से मशरूम जो है वो सिर्फ एक टाइप ऑफ फंगस है जो फ्रूटिंग बॉडी बना सकता है। तो जो हम मशरूम देखते हैं वो सिर्फ एक फंगस की फ्रूटिंग बॉडी है। और स्पेसिफिकली हम मशरूम्स की ही क्यों बात कर रहे हैं फंजाई किंगडम में, बिकॉज मशरूम ही एक फंजाई किंगडम में ऐसा ऐसा फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम अपनी आई से देख सकते हैं, उसे हम टच कर सकते हैं। उसका अलग अलग ट्राइब्स में अलग अलग यूसेजेस हैं। कुछ मशरूम जो हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर साथ ही मशरूम्स जो है वो अब हमारे फॉरेस्ट को रेजिलिएंट बनाते हैं। वो ट्रीज को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ट्रीज को रिसोर्सेज एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। सो अपने आप में ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग किंगडम है। मैं बहुत ब्रीफ में आप सबके साथ इसकी लाइफ साइकिल शेयर करना चाहूंगा। तो मशरूम की लाइफ साइकिल इनविजिबल स्पोर्स के साथ शुरू होती है। तो आप सभी जब नेक्स्ट टाइम मशरूम्स खाने के लिए परचेज करें, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में इस टाइम एक मशरूम है, तो अगर आप मशरूम लें और नीचे से उसकी स्टेम रिमूव कर दें इस तरह से, तो स्टेम रिमूव करने के बाद अगर आप मशरूम को उल्टा करके व्हाइट पेपर पे छोड़ दें और आप उसी उसी तरह से लाइक ओवरनाइट के लिए छोड़ दें, पूरी रात भर के लिए छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि उसके नीचे जो है एक प्रिंट बन जाएगा, एक डस्ट इकट्ठी हो जाएगी। तो ये जो डस्ट है या ये जो प्रिंट है यही मशरूम्स के स्पोर्स हैं, और इसी से मशरूम्स की लाइफ साइकिल शुरू होती है। और आप सबको जान के हैरानी होगी कि एक मशरूम जो है एक बार में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पोर्स बना सकता है। बट अगर वो इतने सारे स्पोर्स बनाता है तब तो धरती पे हर जगह मशरूम्स ही होते। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि इसमें से कुछ मैक्सिमम स्पोर्स जो हैं वो दे डाई आउट, और बहुत ही कम स्पोर्स होते हैं जो एकदम राइट हैबिटेट पे लैंड करते हैं और वो जर्मिनेट करते हैं और वो आगे हाइफे बनाते हैं। सो हाइफे जब स्पोर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिलीज होता है जिसको हम हाइफा बोलते हैं। हाइफा बहुत ही पतला होता है, बहुत थिन होता है, रूट हेयर से भी 10 गुना पतला जो है हाइफा होता है। और हाइफा जो है वो एक चेन की तरह फैलता जाता है। और इवन अगर हम एक टेबल स्पून की बात करें, मतलब अगर हम जंगल में से मिट्टी लें, सिर्फ एक टेबल स्पून मिट्टी, तो उसमें कम से कम मतलब हजारों मीटर तक हाइफा फैला है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर हम किसी हेल्दी फॉरेस्ट सॉइल से एक टेबल स्पून मिट्टी निकालें और उसमें जो हाइफा है उसको हम लाइन बाय लाइन अरेंज कर दें,
तो इतना लंबा थ्रेड बन जाएगा जो कि अर्थ से मून का डिस्टेंस और मून से वापस अर्थ का डिस्टेंस कवर कर सकता है। सो दिस इज रियली माइंड ब्लोइंग एंड फैसिनेटिंग, बिकॉज सोचने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है कि 1 टेबल स्पून मिट्टी से ऐसा कैसे पॉसिबल है। बट उसमें जो हाइफा है उसकी उसको अगर हम लाइन बाय लाइन अरेंज कर दें तो अर्थ से मून का डिस्टेंस और मून से वापस अर्थ का डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। तो इतने डिस्टेंस तक ये फैला होता है और ये इनविजिबल होता है। और हाइफे धीरे धीरे जो है वो न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करता रहता है। और हाइफे की नेक्स्ट स्टेज होती है माइसीलियम। सो माइसीलियम के केस में ऐसा होता है कि हाइफे मतलब माइसीलियम जो है हाइफे का ही एक नेटवर्क है, हाइफे का ही जो एक थिक जाल है उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम का काम है न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करना। और जिस तरह से पौधे जो है वो पौधे की जड़ होती है, तो मशरूम का या फंगाई का माइसीलियम भी उसी तरह है। इट्स जस्ट लाइक रूट ऑफ द प्लांट। और इसका काम है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करना, और ये न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करता रहता है और फैलता रहता है, और ये मीलों तक फैल सकता है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग इससे ऑलरेडी फेमिलियर होंगे कि अगर हम सर्च करें फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, अगर आप इस टाइम गूगल पे सर्च करेंगे फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, तो आपको जान के हैरानी होगी वो कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है वो भी एक मशरूम है जिसे हम हनी मशरूम के नाम से जानते हैं। और जो कि 9.7 किलोमीटर के आसपास इतना डिस्टेंस तक फैला हुआ है, और उसका टोटल वजन जो है वो 400 टन के आसपास है, मतलब उस माइसीलियम का वजन। सो मशरूम्स को वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म का दर्जा भी दिया गया है, बिकॉज अंडरग्राउंड जब हम देखते हैं, जो हम मशरूम देखते हैं वो एक जस्ट लाइक अ टिप ऑन ऑन द आइसबर्ग, वो छोटा सा मशरूम है। पर उसके नीचे पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो फैला हुआ है, वो पूरे फॉरेस्ट को एक साथ कनेक्ट कर रहा है, और पूरा फॉरेस्ट लिटरली एक जाइंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है इन दी लाइक विद दिस नेटवर्क ऑफ माइसीलियम। सो ये फाइनल स्टेज है मशरूम की लाइफ साइकिल का, जो हम जिसे हम मशरूम कहते हैं। सो आप इसमें देखेंगे कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मशरूम की जो 90 to 95% लाइफ साइकिल है वो इनविजिबल है हमारी आईज के लिए। सो 90 से 95% लाइफ साइकिल इसकी हमारी आईज के लिए अदृश्य है, हम इसे नहीं देख पाते। यट ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है। तो स्पोर्स जो है वो इनविजिबल हैं, हम उसको क्लस्टर में एज अ पाउडर ऑफ डस्ट देख पाते हैं। हाइफे है जो वो भी अदृश्य है, उसे हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। माइसीलियम भी इसी तरह से हम नहीं देख सकते, हम सिर्फ मशरूम जो है वो देख पाते हैं। और वो सिर्फ जो है 5 से 10% हिस्सा है मशरूम की पूरी लाइफ साइकिल का। यानी कि जो बरसात में हम मशरूम्स देखते हैं वो सिर्फ बरसात में प्रेजेंट नहीं है, वो जमीन के अंदर वो नेटवर्क पूरे साल प्रेजेंट है। और बरसात में मशरूम्स इसलिए आते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सकें, वो स्पोर्स रिलीज कर सकें और जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सके। सो बहुत ही फैसिनेटिंग किंगडम है। नेक्स्ट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि कुछ जो कॉमन मशरूम्स की मैं आपसे बात कर रहा था, जो हिमाचल और उत्तराखंड दोनों ही एरियाज में पाए जाते हैं, और उनके कुछ कुछ लोकल यूसेजेस मैं आपसे शेयर करने का ट्राई करूंगा। सो ये जो मशरूम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे हम पफबॉल कहते हैं। पफबॉल जो है लाइक एक तरह का मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, और इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल रहती है। पफबॉल जो है जब रॉ स्टेजेस में होता है इसको, और क्या मतलब पहाड़ी भाषा में खोब भी बोला जाता है और कुबेटड़ू भी बोला जाता है। तो मतलब अपर हिमाचल में इसको कुबेटड़ू के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये यंग होता है, रॉ होता है, तो ये अंदर से वाइट होता है और उस स्टेज में ये एडिबल होता है। जैसे जैसे इसका जैसे जैसे ये मेच्योर होता है इसके अंदर स्पोर्स बनने स्टार्ट होते हैं, और जब इसमें स्पोर्स एक बार बनने शुरू हो जाएं उसके बाद ये एडिबल नहीं रहता। इसके बहुत इंटरेस्टिंग यूसेजेस भी हैं। एक तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया, जब ये बिल्कुल यंग होता है तो लोकल्स क्या करते हैं, इसे पील करके कच्चा ही खा जाते हैं। तो ये एक ऐसा मशरूम है जिसको रॉ ही खा लिया जाता है, इवन दो मतलब इट्स नॉट हार्मफुल, बट इन जनरल एक सेफ प्रैक्टिस ये है कि मशरूम्स को हमेशा कुक करके खाया जाए। पर ये एक ऐसा मशरूम है जिसे लोकल्स जो है रॉ भी इंजॉय करते हैं। तो एक इस मशरूम से जुड़ी हुई मिथ है कि जब ये मशरूम बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं। तो वो एक क्लाउड की तरह पूरा जो है वो स्पोर का जो डस्ट है वो निकल के आता है। तो ये एक मिथ है कि अगर कोई वुंड हो या कट हो तो उस पे अगर हम ये पाउडर लगा देते हैं तो वो वुंड हील हो जाता है।
सो ये एक मिथ है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस है जो कुछ एरियाज में अभी भी हो रही है कि इसके पाउडर को वो वूंड पे लगा देते हैं। ऐसा फील होता है कि वो हील हो रहा है वुंड, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि जो आपके स्पोर्स हैं, मशरूम के स्पोर्स, वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचते हैं एंड इट कैन बी वेरी हार्मफुल। सो ये एक मिथ है इस मशरूम से जुड़ी हुई। और इस मशरूम से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो ज्यादातर जो बरसात के बाद ये मशरूम देखने को मिलता है, तो ज्यादातर जो ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बरसात के बाद जाते हैं मतलब खेलने के लिए और इस मशरूम को ढूंढते हैं। तो बच्चों के लिए भी मतलब अ, एक तरह से प्लेफुल वे है, मतलब ये बच्चों को भी ये मशरूम जॉय देता है, जिसमें वो इस मशरूम को ढूंढते हैं और फिर इससे स्पोर्स का जो क्लाउड है उसको रिलीज करते हैं। तो लिटरली पूरा स्पोर ऑफ क्लाउड का एक स्पोर्स का एक क्लाउड इससे रिलीज होता है। ये सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, इसको हम रुसेला के नाम से भी जानते हैं। और ये इसे हिमाचल में कंगा छतरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे मोस्ट लाइक सबसे ज्यादा कॉमन कलेक्टेड मशरूम है जिसे खाने के पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। इस मशरूम को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। मेरे पास यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्ले मॉडल्स भी हैं, तो उनके माध्यम से भी मैं आपको शेयर करने की ट्राई करूंगा, जो मतलब बच्चों ने ही बड़े इंटरेस्टिंग क्ले मॉडल्स बनाए हैं। तो कंगा छतरी या रोसेला मशरूम इस तरह का दिखता है। ऊपर से ये रेड कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है, मल्टीपल इसके कलर्स होते हैं। बट इसका इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसकी जो टॉप लेयर होती है वो पील ऑफ हो जाती है, तो जिससे ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। इसकी स्टेम हमेशा वाइट कलर की होती है और बहुत कॉमन मशरूम है। आइडेंटिफाई करना आसान है और बहुत इजी इसको खोजना भी है। तो इस वजह से ये सबसे कॉमन जो है खाए जाने वाला मशरूम है, एटलीस्ट हिमाचल के कुछ सिलेक्टेड एरियाज में जहाँ पे ये पाया जाता है। इस मशरूम की एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ज्यादातर मशरूमों को सुखाया जाता है, बट इसे जो लोकल्स होते हैं वो सुखाते नहीं है मशरूम को। इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है और ये बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, तो इसकी सब्जी बना के उसी टाइम खा ली जाती है। इसे सन ड्राई करना अवॉइड किया जाता है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, इसको सफेद काठी के नाम से भी हिमाचल में जाना जाता है। इसको कांडड़ू भी बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। हेलवेला इस मशरूम का नाम है। तो हेलवेला मशरूम एक बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, और इस टॉपिक के लिए मैंने इस मशरूम को इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि इसकी एडिबिलिटी ज्यादातर अननोन बताई गई है। मतलब अगर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मशरूम की एडिबिलिटी अननोन है। मतलब ये कहा जाता है कि हमें नहीं पता कि ये खाने वाला है पॉइजनस, बट इसका हिमाचल में मतलब खाने के लिए इस मशरूम का यूज बहुत टाइम से डॉक्यूमेंटेड है। इस मशरूम को एक एडिबल की तरह यूज किया जाता है और इसका मेडिसिनल यूज भी है। सो कोल्ड कफ और फ्लू में इसको एज अ मेडिसिनल मशरूम भी यूज किया जाता है। तो सफेद काठी भी इसे हम बोलते हैं, हेलवेला भी हम इसे बोलते हैं। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, इसको कोरेल मशरूम के नाम से हम कॉमनली जानते हैं। इसका कॉमन इंग्लिश नेम अगर मैं बोलूँ तो कोरेल मशरूम है। इसे पहाड़ी भाषा में हम जड़ बकरी भी बोलते हैं, और किन्नौर वाले एरिया में इसे सियों के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इंटरेस्टिंगली नाम जड़ बकरी इसलिए पड़ा है क्योंकि जब भी हम कैटल ग्रेजिंग के लिए अगर जाते हैं तो ज्यादातर जो बकरी होती है वो ग्रेज करते हुए इसे खा जाती है। सो क्योंकि इस मशरूम को बकरी खाती है, सो हेंस बकरी इसलिए आया। और इसका आकार जो है कोरल्स जैसा होता है, और तो इस जड़ जैसा भी इसका आकार होता है, तो इसलिए इसका नाम जड़ बकरी दिया गया है। अगेन ये बहुत ही इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए और बहुत कॉमनली कलेक्टेड मशरूम है, जो कि खाने के लिए भी यूज होता है, और इसके भी कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स जो है वो बताए गए हैं। अ, ये नेक्स्ट मशरूम है, ये सबसे कॉमन मशरूम है। आप आई थिंक आप सभी से फेमिलियर होंगे, गुच्छी से बोलते हैं, और कुछ एरियाज में इसको जामू के नाम से भी जाना जाता है। मोरेल मशरूम भी इसे हम बोलते हैं। ये हाईली प्राइज्ड मशरूम है, और जैसा कि आप इस तस्वीर में भी देख पा रहे हैं, मोरेल मशरूम जो है वो अपनी बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो इसको स्पॉट करना इतना इजी नहीं होता, और इसको स्पॉट करने के लिए लाइक वन नीड्स टू बी रियली माइंडफुल। तो मशरूम एक्सप्लोरेशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है, क्योंकि आपको ज्यादा माइंडफुल करती है रिगार्डिंग योर सराउंडिंग। सो आप अगर बहुत माइंडफुली बहुत केयरफुली वॉक करेंगे तभी आप इस मशरूम को स्पॉट कर पाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज ये कैमोफ्लेज्ड होता है और आप इसे देख नहीं पाएंगे। राइट। सो ये जो है ये सबसे आई थिंक पॉपुलर मशरूम है, क्योंकि ये मशरूम जो है मार्केट में भी इट सेल्स एट अ वेरी हाई प्राइस। बट इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंगली ये मशरूम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर भी है क्लाइमेट चेंज का। रिसेंटली हमने क्या पाया है कि ये मशरूम का फ्रूटिंग सीजन जो है वो चेंज हो रहा है, और इसका फ्रूटिंग अब ऐसा हो रहा है कि अगर इस साल हमें ये मशरूम देखने को मिला तो ये नेक्स्ट ईयर उतना क्वांटिटी में नहीं होगा। मतलब इसकी फ्रूटिंग जो है हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे हो रही है। मतलब इस साल अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा उतना क्वांटिटी में नहीं होगा। तो इसका एक रीजन ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज है, और दूसरा इसका एक और जो रीजन हो सकता है वो है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि ये एक सिम्बियोटिक मशरूम है, मतलब कि ये सहजीवी मशरूम है। ये तभी ग्रो हो सकता है, तभी थ्राइव कर सकता है जब इसके आसपास ओल्ड या पुराने ट्रीज का नेटवर्क हो। बिकॉज ये मशरूम और जो पेड़ है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब सिम्बियोटिक हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक रीजन है और क्लाइमेट चेंज भी एक रीजन है जिस वजह से इसका फ्रूटिंग सीजन जो है वो ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ये दो सीजन्स में पाया जाता है ये, मतलब एक अर्ली स्प्रिंग में भी ये मशरूम पाया जाता है, और उसके बाद लेट मॉनसून में भी ये मशरूम पाया जाता है। अ, ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है। इसको हम गैनोडर्मा के नाम से जानते हैं। इसका एक और कॉमन नेम भी है जिसे हम इसे हम किंग ऑफ मशरूम्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही कॉमन मेडिसिनल मशरूम है। इस मशरूम की कल्टीवेशन भी अब बहुत स्केल पे हो रही है। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसे हम पहाड़ी भाषा में शिंगमू भी बोलते हैं, और भोइदो वाला भी इसे बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। तो भोइदो वाला का को अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है कि द वन दैट हैज फैंग्स, मतलब ये स्नेक से इसे कंपेयर किया जाता है। तो अभी ये जो आप मेरे पास देख रहे हैं ये मशरूम है गैनोडर्मा, और आप अगर देखेंगे इसका आकार बिल्कुल स्नेक के फैंग की तरह है। तो इसे इस मशरूम को कंसीडर किया जाता है कि ये पॉइजनस है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है तो इट लुक्स स्केरी, और लोकल्स जो है दे स्टे अवे फ्रॉम दिस मशरूम कि ये पॉइजनस है। और ये एक मिथ भी है कि अगर आप इस मशरूम को छू लेते हैं तो पॉइजनिंग हो जाती है। सो अगेन ये एक मिथ है। बल्कि इसका मतलब बहुत सारे मेडिसिनल यूसेज हैं, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, और इसी तरह इसके बहुत सारे यूसेजेस हैं। सो ये एक मेडिसिनल मशरूम है, और ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यू इसे किंग ऑफ मशरूम का दर्जा भी दिया गया है। नेक्स्ट मशरूम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राम छतरी। सो मेरे पास इसका क्ले मॉडल है राम छतरी का। बोलीट्स हम इसे बोलते हैं। तो बोलीट किंगडम के जो मशरूम्स हैं उन्हें पहाड़ी भाषा में राम छतरी भी बोला जाता है, और इन्हें राम छतरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर आप शुरू में स्टार्टिंग स्टार्टिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं मशरूम्स ढूंढ आइडेंटिफाई करना एज अ बिगिनर अगर आप जा रहे हैं, सो आपको जो गाँव में बुजुर्ग हैं वो बोलेंगे कि राम छतरी ढूंढ के लाओ, क्योंकि ये इसके पॉइजनस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बोलीड्स जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट नेवर पॉइजनस, और दे आर वेरी सेफ मशरूम्स टू आइडेंटिफाई। इसलिए इसे राम छतरी का नाम भी दिया गया है, दैट इट वोंट किल यू इफ यू गो, अगर आप जाएं और इस मशरूम को फॉरेज करें। और बुलीड्स के भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने का, और इसका मतलब वेस्टर्न हिमालयस में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अभी तक मतलब इट्स नॉट इवन, इसकी बेस लाइन भी अभी अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं हुई है कि इसकी कितनी वैरायटीज हैं। मतलब बहुत सारी वैरायटीज हैं। उसमें से एक वैरायटी जो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसे हम बाई कलर्ड बोलीट के नाम से जानते हैं। ये नीचे से जो है येलो कलर का होता है, और इसके नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं। मशरूम इस मशरूम के नीचे छोटे छोटे होल्स होते हैं। स्पॉन्ज जैसा होता है ये नीचे से देखने में, और जो इसका कैप होती है, टॉप सरफेस होता है, वो थोड़ा सा स्लाइमी होता है अगर ये मशरूम वेट हो। मतलब अगर बारिश होके हटी है या हवा में नमी है तो आपकी जो इसकी ऊपर की कैप होगी वो हमेशा थोड़ी सी स्लाइमी होगी। तो ये राम छतरी है। अ, एक जो बहुत इंटरेस्टिंग मशरूम है, इसे हम पीले फूल के नाम से भी जानते हैं, और इसे पीला फूल भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे पीले फूल के नाम से जाना जाता है, में इसे पीली छतरी के नाम से जाना जाता है। सो ये शैंटरल मशरूम है। अगेन ये बहुत ही इट्स हाईली प्राइस्ड मशरूम, और इस मशरूम को फूल का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जब आप इसे स्मेल करते हैं तो इससे फ्रूटी फ्रेग्रेंस आती है, मतलब ऑलमोस्ट एप्रिकॉट जैसी इससे फ्रेग्रेंस आती है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्मेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती है, तो इसको पीले फूल का नाम दिया गया है। ये हमारा शैंटरल मशरूम है, और शैंटरल मशरूम की भी बहुत अलग अलग प्रजातियां हैं जो पूरे वेस्टर्न हिमालयाज में पाई जाती हैं। इंटरेस्टिंगली अभी हमने 2 हफ्ते पहले ही इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी जो है वो डॉक्यूमेंट की है। तो पीला फूल भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मशरूम है जिसका विद टाइम जो है फ्रूटिंग सीजन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है।
तो जस्ट मतलब हमारा जहाँ पे ऑफिस लोकेटेड है उससे कुछ ही मतलब कुछ ही मीटर्स दूर एक पैच है जहाँ पे सेंट्रल मशरूम्स का पीला फूल उगता है। तो हम पिछले 4 या 5 वर्ष से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि वो जो फ्रूट होता है उसका सीजन जो है ऑलमोस्ट 20 डेज शिफ्ट हो गया, 20 to 25 डेज शिफ्ट हो गया। अक्टूबर में हमने इसकी फ्रूटिंग देखी है। अब ऑलरेडी मतलब जो इसकी एक्चुअल में फ्रूटिंग थी वो मतलब अगस्त बिगनिंग में इसका फ्रूटिंग सीजन होता है, पर हमने इसको इसकी फ्रूटिंग जो है वो अक्टूबर स्टार्टिंग तक भी देखी है। और अगस्त स्टार्टिंग में तो अभी फ्रूट होता ही नहीं है, तो इसका भी फ्रूटिंग सीजन जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का, राइट। ओके, तो ये तो कुछ बात की हमने मतलब कुछ मशरूम्स जो कुछ सिलेक्टेड मशरूम्स जो है। इसी तरह से देर आर ऑलमोस्ट 50 मशरूम्स जिसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो हम अ, फिर कभी मतलब कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मशरूम्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए मतलब बहुत सारी हमें भी फोटोज आती है कि मतलब मशरूम्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जब भी आप मशरूम्स की फोटो क्लिक करें आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हर एक मशरूम की फोटो 3 फोटोज लेना जरूरी है और आप 3 अलग अलग एंगल से उसकी फोटो लीजिए, तभी वो जो है मशरूम उसकी थोड़ी बहुत आईडी का हमें अंदाजा लग सकता है। पहली चीज तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि मशरूम आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जो एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो इतना ज्यादा कारगर नहीं साबित होती है मशरूम को आईडी करने में। आप इसको इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जब आप जंगल में या कहीं पे भी कुछ कोई मशरूम उगता हुआ देखें, आप उसकी अगर अलग अलग एंगल से फोटो लेंगे और आप उसे सर्च करेंगे, तो कई बार क्या होता है वो डिफरेंट सर्च रिजल्ट देगा सेम मशरूम वैरायटी आपको, राइट। सो कहने का ये मतलब है कि मशरूम्स को आइडेंटिफाई करना फोटोग्राफ से एक बहुत ही मतलब ट्रिकी प्रोसेस भी है। बट तब भी अगर आप हर एक मशरूम की 3 फोटोज ले रहे हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना काफी इजी हो जाता है। सो आइए जानते हैं कि फोटो में क्या क्या शामिल होना चाहिए। सो ये फर्स्ट फोटोग्राफ है। um, तो फर्स्ट फोटोग्राफ में जैसा आप देख पा रहे हैं कि जब आप मशरूम की फोटो लें तो उसका हैबिटेट क्लियरली दिखे कि वो मशरूम किधर ग्रो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे मशरूम देख पा रहे हैं, ये एक सड़ी गली लकड़ी पे ग्रो हो रहा है, तो वो हैबिटेट हम देख सकते हैं। इसी तरह से जो राइट हैंड साइड पे मशरूम है वो पाइन फॉरेस्ट के फ्लोर पे ग्रो हो रहा है। ये भी हम इजीली देख सकते हैं। तो मशरूम का हैबिटेट जो है वो हमें दिखना चाहिए पहली फोटोग्राफ में, तो वो थोड़ी दूर से हो सकती है फोटोग्राफ। सेकंड फोटोग्राफ में मशरूम के नीचे वाला सरफेस अच्छे से दिखना चाहिए। अगर मशरूम की स्टेम है और उसके गिल्स हैं, मतलब उसके अगर स्टेम और गिल्स हैं, तो वो अच्छे से सेकंड फोटोग्राफ में विजिबल होने चाहिए। तो सेकंड फोटो कुछ ऐसी होनी चाहिए। और इसी तरह से एक थर्ड फोटोग्राफ जिसमें मशरूम की कैप या टॉप सरफेस जो है वो क्लियरली विजिबल है। तो ये जब 3 फोटोग्राफ्स हमारे पास होंगी तो हम मशरूम्स को जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आप इस तरह की कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज भी खींच सकते हैं जिसमें आप एक ही फोटोग्राफ में ये तीनों चीजें कैप्चर कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है, इसमें मशरूम के नीचे वाला सरफेस भी क्लियरली विजिबल है, उसका हैबिटेट वो जहाँ ग्रो हो रहा है वो भी क्लियरली विजिबल है, और ये जो इसका कैप है वो भी क्लियरली विजिबल। तो इस तरह की फोटोज हैं वो मशरूम आइडेंटिफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अगर आप अभी मशरूम एक्सप्लोरेशन स्टार्ट ही कर रहे हैं, सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप रादर देन एक फोटो जिसमें तीनों चीजें आप कैप्चर कर रहे हैं, आप 3 अलग अलग फोटो लीजिए। और विद टाइम जब आप थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप इस तरह से सिंगल फोटोज भी ले सकते हैं जिसमें तीनों चीजें एक साथ कैप्चर हो जाए। ओके। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन को हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। आप सभी जो है चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं आपसे बेसिकली कुछ लाइंस शेयर करूंगा, तो वो हो सकता है कि वो मिथ हो या हो सकता है वो फैक्ट हो। तो आपको क्या करना है, गेस करना है कि वो मिथ है या फैक्ट है। सो ये फर्स्ट लाइन है, तो पहाड़ों में पगडंडी के किनारे मशरूम मिलने की संभावना अधिक होती है। सो आपको क्या लगता है कि पहाड़ों में पगडंडी के किनारे मशरूम मिलने की संभावना अधिक होती है या नहीं? तो अगर आपको लगता है मिथ तो आप चैट बॉक्स में मिथ लिख सकते हैं, अगर आपको लगता है ये फैक्ट है तो आप फैक्ट फैक्ट लिख सकते हैं। ओके, फैक्ट, मिथ, इंटरेस्टिंग, फैक्ट, मिथ।
वेरी इंटरेस्टिंग। सो हमारे पास मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। सो एक्चुअल में दिस इज अ फैक्ट। सो ये जो पगडंडी वाला रास्ता होता है वहां मशरूम मिलने की संभावना एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है ये एग्जैक्टली मतलब अभी समझ में नहीं आया, बट पगडंडी वाले किनारे पे मशरूम मिलने की संभावना जो है वो अधिक रहती है। सो इट्स अ फैक्ट। ओके। सो ये नेक्स्ट लाइन है, मशरूम को पहचान करने के लिए उसकी गंध जो है वो उपयोगी होती है। मतलब मशरूम की जो स्मेल होती है वो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती है उसकी पहचान में। तो आपको क्या लगता है ये फैक्ट है या मिथ है? अच्छा, एक और चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, ये जो भी मैं आपसे लाइन शेयर कर रहा हूँ ये अलग अलग जो ट्राइबल्स है जो वो मशरूम आइडेंटिफिकेशन के लिए या मशरूम्स से रिलेटेड जो उनकी विजडम है, मैं वो वाली आपसे स्टेटमेंट शेयर कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब जो हम साइंटिफिक तरीका होता है मशरूम्स को डॉक्यूमेंट करने का। आपको क्या लगता है मशरूम की जो स्मेल है वो उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है नहीं? आप फैक्ट या मिथ लिख सकते हैं। ओके। फैक्ट। फैक्ट। ओके। करेक्ट आंसर इज फैक्ट। तो ये एक फैक्ट है। मशरूम की जो स्मेल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती है मशरूम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इनफैक्ट अगर कुछ कोई मशरूम खाने वाली भी होती है और अगर वो उसमें रॉटिंग स्टार्ट हो जाए तो उसे फाउल स्मेल आने लगती है, तो उसे जो है कलेक्ट नहीं किया जाता है। तो स्मेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होती है मशरूम कल्टीवेशन के लिए। इनफैक्ट इसके लिए एक लोकल वर्ड भी है जो मशरूम की स्मेल को दिया गया है, मशरूम की फाउल स्मेल को दिया गया है। वो वर्ड मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा है, बट इसको एक वर्ड भी दिया गया है मशरूम की जो फाउल स्मेल आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यदि कोई पालतू जानवर मशरूम खा ले तो वो मशरूम इंसान के लिए भी खाने योग्य होता है। तो आपको क्या लगता है ये फैक्ट है या मिथ है कि अगर कोई पालतू जानवर भी मशरूम खा रहा है तो हम भी खा सकते हैं? Again, like we have mixed responses, fact and myth. Myth. Okay. द करेक्ट आंसर इज मिथ। ये एक मिथ है। ये एक मिथ है कि अगर जानवर भी मशरूम खा पा रहे हैं तो हम भी खा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे रिसेंटली अभी एक एग्जांपल शेयर किया था ये इस मशरूम का, जड़ बकरी मशरूम का। कोरल मशरूम जो है ये बकरी ग्रेज करते हुए खा जाती है, तो एक मिथ है कि क्योंकि इसे बकरी खाती है तो हम भी खा सकते हैं। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये ह्यूमंस के लिए भी एडिबल है कोरल मशरूम्स। बट ये मिथ है कि अगर जानवर मशरूम खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं। इनफैक्ट तो एमिनीटम एक फैमिली है मशरूम्स की जिसमें सबसे वर्ल्ड का लाइक मोस्ट पॉइजनस मशरूम भी उस कैटेगरी में आता है। बट अगर वो मशरूम डॉग खा ले वो डॉग के लिए पॉइजनस नहीं है, बट अगर वो ह्यूमंस खा ले तो वो दिस इज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस मशरूम। राइट। दिस इज अ मिथ। ओके। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। गुच्छी मशरूम या मोरेल मशरूम जो है वो बिजली गिरने के बाद उगते हैं। तो आपको क्या लगता है ये मिथ है कि फैक्ट है कि गुच्छी या मोरेल मशरूम्स लाइटनिंग के बाद ग्रो होते हैं? ओके। मिथ्स। ओके। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट से मिथ। आप सबको जान के हैरानी होगी कि दैट इट्स एक्चुअली अ फैक्ट। जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के बाद जो है लाइटनिंग एक तरह का स्टिमुलस एक्ट करती है जिस वजह से ये गुच्छी मशरूम होती है जो मोरेल मशरूम होती है इसकी माइसीलियम में जो स्टोर्ड एनर्जी होती है दैट समहाउ स्टार्ट्स टू फ्रूट मशरूम। इसका भी एग्जैक्ट साइंटिफिक लॉजिक हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे वर्क करता है, बट दिस इज अ फैक्ट। जब लाइटनिंग होती है तो उसके बाद गुच्छी मशरूम जो है वो फ्रूट करती है। इनफैक्ट जब बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट होती है बरसात के मौसम में तो जो लोकल्स होते हैं दे गो फॉर मोरेल कलेक्टिंग मोरेल मशरूम्स आफ्टर दैट। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इज ऑल्सो अ मिस्ट्री फॉर अस। ये इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? ओके। सो नेक्स्ट चीज है कि विषैले मशरूम को छूने से शरीर में विष फैल सकता है। आपको क्या लगता है ये फैक्ट है या मिथ है?
कि अगर हम पॉइजनस मशरूम टच कर लेते हैं तो हमारी शरीर में जहर फैल सकता है? फैक्ट, मिथ? ओके। ओके, ग्रेट। सो ओके, सो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने बोला है मिथ, सो यू आर करेक्ट, इट्स अ मिथ। सो ये एक मिथ है कि मशरूम टच करने से, अगर आप जहरीले मशरूम को टच करते हैं तो आपके शरीर में जहर फैल सकता है। तो मशरूम का कोई भी टॉक्सिन जो है हमारी जो स्किन का बैरियर होता है उसको क्रॉस नहीं करता कर सकता। मशरूम पॉइजनिंग तभी होती है अगर हम कोई पॉइजनस मशरूम खा लेते हैं, सिर्फ खाने से ही पॉइजनिंग हो सकती है मशरूम की, और कोई जरिया नहीं होता मशरूम पॉइजनिंग का। तो आप जब भी मशरूम्स एक्सप्लोर करें, मतलब हम जब गाइडेड मशरूम वॉक्स भी कराते हैं, वी एनकरेज एवरीवन टू टच एंड फील डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ मशरूम्स, बिकॉज हमें नॉर्मली लगता है कि मशरूम सिर्फ सॉफ्ट होते हैं, बट जैसे आप मेरे पास देख पा रहे हैं, दिस मशरूम जिसे हम गैनोडर्मा भी कहते हैं, ये बहुत हार्ड है। तो मशरूम सिर्फ सॉफ्ट नहीं होते, उनके बहुत इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स होते हैं। जो मैंने अभी रुसेला मशरूम की बात की, वो स्लाइमी होता है ऊपर से। कुछ मशरूम्स जेली जैसे भी होते हैं, कुछ मशरूम्स रबर की तरह होते हैं, तो उनके बहुत ही अलग अलग यूनिक टेक्सचर्स होते हैं। और मतलब जब आप उनके अलग अलग टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करते हैं तो वो भी एक मशरूम को एक सेंसरी एक्सपीरियंस बनाता है। बट अगर आप मशरूम्स टच कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके बाद साबुन से हाथ धो लें कुछ भी खाने से पहले, तो ताकि टॉक्सिन जो है वो बॉडी में एंटर ना करे। सो ये मिथ है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट बिलीफ कि छिद्र वाले जो मशरूम होते हैं वो आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये शेयर भी किया था, बोलीट मशरूम जिसे हम बोलते हैं, तो इसके नीचे छिद्र होता है, तो ये आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये फैक्ट है या मिथ? ओके, इंटरेस्टिंग। सो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया है मिथ, बट एक्चुअल में दिस इज अ फैक्ट। तो जो जिन मशरूम्स के नीचे छेद होते हैं, तो इसे ना केवल हिमालयन रीजन में, बट नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम एरियाज में आप देखेंगे कि इसे राम की छतरी या राम छतरी के नाम से जाना जाता है। सो राम छतरी इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर जिन मशरूम्स के नीचे पोर्स होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। इनफैक्ट देयर आर वेरी फ्यू डॉक्यूमेंटेड पॉइजनस स्पीशीज जिनके नीचे पोर्स होते हैं। सो अगर आप बिगिनर है और आपने मशरूम एक्सप्लोरेशन जस्ट स्टार्ट किया, सो दीज आर दी सेफेस्ट मशरूम्स टू मतलब टू आइडेंटिफाई और टू इंटरेक्ट विद। सो ये मशरूम्स जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट नेवर पॉइजनस, वेरी रेयरली। सो दिस इज अ फैक्ट। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन। पहाड़ों में आदिवासी संदेह होने पर मशरूम के खाने योग्य होने का निर्धारण सिर्फ बुजुर्गों से करवाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, हम मुझे कोई मशरूम मिला और मुझे नहीं पता ये खाने वाला है या नहीं, तो उसका डिसीजन क्या कम्युनिटी खुद लेती है या फिर वो बुजुर्ग लेते हैं? तो आपको क्या लगता है? तो अगर आपको लगता है बुजुर्ग लेते हैं तो आप लिख सकते हैं फैक्ट, अदरवाइज मिथ। इंटरेस्टिंग। गेस, सो आप सभी करेक्ट हैं, लाइक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स ने फैक्ट शेयर किया है, सो दिस इज अ फैक्ट। सो अगर आपको किसी भी मशरूम की आइडेंटिफिकेशन में संदेह होता है, इनफैक्ट लाइक अब तो ये चीज धीरे धीरे, मतलब ये सारी वो ट्रेडिशनल विजडम है जो धीरे धीरे मतलब लूज हो रही है, फेड हो रही है, और बहुत कम, आई वुड से बहुत कम एरियाज है जहाँ पे फॉलो होता है। बट नॉर्मली क्या होता है कि जब मशरूम्स इकट्ठे करके लाए जाते हैं तो डायरेक्टली उन्हें कुक नहीं किया जाता, स्पेशली आप अगर कुकिंग पर्पस के लिए कलेक्ट कर रहे हो। उसे सबसे पहले जो बुजुर्ग होते हैं उनके पास लाया जाता है, तो वो सेग्रीगेट करते हैं। और अगर आपको पहचान भी है कि ये खाने वाला मशरूम है कि नहीं, तो वो मेच्योर हो सकता है वो रॉटन हो, तो वो बुजुर्ग जो है वो सेग्रीगेट करते हैं। सो दिस इज अ फैक्ट। ओके, हाँ, सो लास्ट वन। तो सूरज की धूप में सुखाए तो, अगर हम कोई मशरूम को सूरज की धूप में सुखाएं तो उसमें जो विष होता है वो कम हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये फैक्ट है या मिथ? कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई विषैला मशरूम है, मैं उसको धूप में सुखा रहा हूँ या कुक कर रहा हूँ, तो उसका जो विष है वो कुछ मात्रा में कम हो जाता है।
ओके, इंटरेस्टिंग. सो अगेन मिक्स रिस्पॉन्स है हमारे पास. सो दिस इज एक्चुअली अ मिथ. ये एक मिथ है. अगर कोई पॉइजनस मशरूम है, सो मोस्ट लाइकली उसका पॉइजन जो है वो, उसकी क्वांटिटी ना घटती है सुखाने से, ना कुक करने से घटती है. तो जो पॉइजनस मशरूम है वो पॉइजनस ही रहेगा. कई बार क्या होता है कि जो नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे गुच्छी है, गुच्छी मशरूम है, मुरेल मशरूम है, मशरूम्स को कलेक्ट किया जाता है, उनकी माला बनाई जाती है और माला को सूखने रख दिया जाता है. कई बार उसमें पॉइजनस मशरूम्स भी डाल दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनका विष जो है वो सूख रहा है मशरूम, तो वो निकल जाता है विष. तो दिस इज अ मिथ. जो पॉइजनस मशरूम है वो पॉइजनस ही रहेगा, सूखने से या कुक करने से उसका पॉइजन जो है वो कम नहीं होगा. सो आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा. विद दिस लाइक वी आर ओपन टू क्वेश्चंस. तो आपके कोई क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, आप शेयर कर सकते हैं. ऑल्सो अगर हमारे साथ कुछ टीचर्स जुड़े हैं तो जो मशरूम बॉक्स का पार्ट रहे हैं हमारे साथ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, कुछ बच्चे जुड़े हैं जो मशरूम बॉक्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो वो भी अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. एक चीज जो मैं ऐड करना भूल गया कि मैंने आपसे जो भी मशरूम शेयर किए अभी, एक्सेप्ट गैनोडर्मा, एक्सेप्ट दिस मशरूम, ये सभी मशरूम्स जो है ये सहजीवी मशरूम है. ये तभी ग्रो होते हैं जब हमारा फॉरेस्ट रेजिलिएंट है, और ये जंगल के साथ मतलब दे फॉर्म अ सिम्बियोटिक नेटवर्क. मतलब जंगल के साथ ये सहजीवी है. ये पाइन, देवदार, ओक और जो रोडोडेंड्रन होता है, रोडोडेंड्रन ट्रीज होते हैं, ब्रास का फूल भी जिसे हम बोलते हैं, इन सब के साथ ये सभी मशरूम सिम्बियोटिक हैं. तो अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो ये मशरूम्स नहीं होंगे, और इसका विपरीत भी सही है. तो आज जो भी हमने मशरूम्स डिस्कस किए, ये सभी जो है सिम्बियोटिक मशरूम्स हैं. गैनोडर्मा को छोड़ के ये सभी मशरूम्स जो है ये सहजीवी मशरूम है. और पेड़, जब पेड़ है तभी इनका जीवन संभव है. तो So thanks, Shrey. That's really nice. There are already lots of questions. There's the first. Try and go in order. Divyanshu has asked why a large number of mushrooms are poisonous. ओके, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सबसे पहली चीज, अगेन लाइक ये मिथ है कि बहुत सारे नंबर ऑफ मशरूम्स आर पॉइजनस. आप मतलब सिर्फ जो अभी तक आइडेंटिफाइड मशरूम्स है उसमें से सिर्फ 5 या 6% ही हैं जो जहरीले हैं. तो उनकी क्वांटिटी, मतलब उनका जो नंबर ऑफ स्पीशीज है जो पॉइजनस है, वो सिर्फ 5% के आसपास है. राइट. पर जो पॉइजनस मशरूम्स हैं वो ज्यादातर जो है, जब हम उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं करते, पॉइजनिंग होती है. इट्स नॉट दैट कि ज्यादातर मशरूम्स पॉइजनस है, बल्कि इसका उल्टा ट्रू है. जो आइडेंटिफाइड मशरूम्स हैं उसमें से मैक्सिमम मशरूम्स हैं दे आर नॉट पॉइजनस. And follow-on question by Jia Rana: how does one know if a mushroom is poisonous? ओके, सो कोई मशरूम पॉइजनस है या नहीं, तो ये मतलब ये इसकी पहचान करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हमें हर एक मशरूम को स्पीशीज बाय स्पीशीज ही स्टडी करना पड़ता है. इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो मैंने आपसे फोटोग्राफ वाली टेक्निक शेयर की है, 3 फोटोज उसकी लीजिए, उसकी ऊपर, उसकी एक नीचे से क्लियर फोटो, और वो कहाँ ग्रो हो रहा है, तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन फिर डिटरमिन कर सकते हैं. अदरवाइज मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें रूल नहीं है कि ये वाले जो मशरूम है ये पॉइजनस होंगे, ये वाले नहीं होंगे. Okay, I think खुशी एंड शीतल ने एक क्वेश्चन पूछा था कि most mushrooms grow around old trees. Does it grow there for symbiotic relationship or something else? दैट्स अ Why do वेरी they वेरी grow around इंटरेस्टिंग trees? क्वेश्चन. सो जितने भी ओल्ड ट्रीज होते हैं, लाइक मोस्टली ओल्ड ट्रीज के आसपास आप देखेंगे कि मशरूम्स होते हैं. मशरूम्स जो है उनके 3 अलग अलग इकोलॉजिकल, मतलब 3 रोल्स हो सकते हैं उसके नेचर में. मोस्ट ऑफ दी मशरूम्स अगर आप देखेंगे वो पेड़ के आसपास मिट्टी पे उग रहे हैं, मतलब वो जमीन पे लगे हैं, तो वो ज्यादातर सिम्बियोटिक है, मतलब कि वो दो पेड़ों को रिसोर्सेज एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहे हैं, और तो वो सिम्बियोटिक है. अगर वो पेड़ के ऊपर ही ग्रो हो रहे हैं, मतलब पेड़ की जो बार्क है या पेड़ का ट्रंक है उसी पे ग्रो हो रहे हैं, तो वो परजीवी है, मतलब कि वो पैरासिटिक है और वो ट्री से न्यूट्रिएंट ले रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि मशरूम किधर ग्रो हो रहा है. बट मतलब ज्यादातर जो ओल्ड ट्रीज हैं उसके आसपास जो मशरूम्स हैं वो सिम्बियोटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी. एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने कभी नोट किया होगा कि जो पेड़ की जो ट्रंक होती है, अगर उस पे मशरूम उग जाते हैं, तो उसके नीचे, जैसे पेड़ की हम एज काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितने रिंग्स हैं, तो उस मशरूम की भी आप एज काउंट कर सकते हो. वो मशरूम ज्यादातर बहुत हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, वो एक बार अगर आ जाते हैं पेड़ पे, तो वो जब तक पेड़ रहता है तब तक वो रहते हैं.
तो आप उस मशरूम की भी एज कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि उस मशरूम के आसपास भी एनुअल ग्रोथ रिंग जो है वो बनता है। Okay, this is Vartika, what is the proper way to collect mushrooms and preserve the integrity and aid in identification? और एक और पर्सन ने पूछा है कि हम मशरूम की अगर फोटो लेंगे तो कहाँ पोस्ट कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए? ओके, तो टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन मेरा माइंड से थोड़ा सा स्किप हो गया, संजय जी, कैन यू What रिपीट? is the proper way to collect mushrooms to यस 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 preserve यस। the integrity and identify them? या सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए देखिए, आप जब भी मशरूम्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहली चीज तो मशरूम्स आप तभी कलेक्ट कीजिए अगर आप श्योर हैं कि आप कि वो खाने वाला है, या फिर आप उसको खाने के लिए कलेक्ट कर रहे हैं या रिसर्च पर्पस। अदरवाइज हमें मशरूम्स को के हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो सबसे मेच्योर मशरूम्स हैं वो कलेक्ट कीजिए, और छोटे मशरूम्स को वहीं छोड़ दीजिए। क्योंकि ये जो बड़े मशरूम्स होते हैं उन्होंने अपने स्पोर्स रिलीज, मैक्सिमम स्पोर्स रिलीज कर दिए होते हैं। सो उनका जो उनको आप कलेक्ट करें तो वो सबसे अच्छा तरीका है। एक और चीज जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि मशरूम्स को अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे प्लग करके ना निकाले, बिकॉज कई बार क्या होता है कि माइसीलियम उसके नीचे डैमेज हो सकता है। सो आप किसी सीजर का या नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे कट करने के लिए। और अगेन मशरूम को तभी कलेक्ट करें अगर वो आप किसी मतलब यूज, मतलब आप उसको या तो खाने के लिए यूज करना चाहते हैं या रिसर्च पर्पसेस के लिए कलेक्ट कर रहे हैं। द सेकंड क्वेश्चन, आप मशरूम की फोटो कहाँ पोस्ट कर सकते हैं? तो हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप है, सो जो कि डेडिकेटेड है मशरूम्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज को ही लेके। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो शेयर कर सकते हैं। वो आई थिंक मेरी स्क्रीन पे भी इस टाइम स्कैन कोड पे के थ्रू आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में को ज्वाइन कर सकते हैं, इधर आप फोटोज शेयर कर सकते हैं। सो ये मेरी स्क्रीन पे भी इस टाइम ग्रुप है। इसी तरह से मतलब आई नेचुरलिस्ट पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां आप पोस्ट करें, बट यही है कि तीनों फोटोग्राफ्स आप डाल के पोस्ट कर सकते हैं। ओके, श्रेय, हरमन पूछ रहा है मशरूम्स का नेचर में क्या रोल है? सो मशरूम्स जो है नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बात किया था, फंजाई जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, जो मशरूम बनाते हैं, दूसरे मशरूम नहीं बनाते, पर बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। तो ये जो है हमारे, इनका एक निकनेम भी है, इनको बोला जाता है गार्बेज क्लीनर्स ऑफ आवर प्लैनेट, और गार्बेज ईटर्स ऑफ आवर प्लैनेट भी इन्हें हम बोलते हैं। और इनका क्या काम होता है कि ये डिकम्पोजिशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ये है। अगर मशरूम्स नहीं होंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स ओनली, तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि कुछ महीनों के अंदर अंदर ही सिर्फ ओशन में लाइफ बचेगी, बाकी अर्थ पे मतलब लैंड पे जितनी भी लाइफ है वो सब खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे, इंसान, ह्यूमंस और एनिमल्स, तो सभी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिकम्पोजिशन पूरी तरह से रुक जाएगी और सभी चीजें जो है वो एक पाइल, मतलब एक ऑर्गेनिक मैटर की पाइल में कवर हो जाएगी। एक मतलब आप बोल सकते हैं कचरे का पहाड़ बन जाएगा हमारी धरती पे, क्योंकि डिकम्पोजिशन कंप्लीटली रुक जाएगी, वो भी सिर्फ 2 या 3 महीने के अंदर अंदर। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। दूसरा जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये पेड़ों को, अब दो पेड़ जो होते हैं ना वो आपस में एक्चुअली बात कर सकते हैं। हमें लगता है कि दो ट्री सॉलिटरी है, एक पेड़ इधर लगा है, तो ये इनका कोई आपस में कनेक्ट नहीं है। पर मशरूम्स जो है वो ट्रीज को मतलब रिसोर्सेज एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। वो अंडरग्राउंड जो है ट्रीज को कनेक्ट करते हैं और एक कॉमन नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कि ट्रीज आपस में रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत इंटरेस्टिंग इकोलॉजिकल रोल्स हैं, बट ये दो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं मशरूम के। एक और क्वेश्चन है कि हाउ डज द मशरूम गेट द पॉइजन, गेट इट्स पॉइजन? सो ये तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है कि मशरूम में पॉइजनस कहाँ, मतलब पॉइजन कहाँ से आता है। तो मशरूम के जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब मशरूम के अंदर टॉक्सिन होता है जो पॉइजन का काम करता है। तो जो फंगस में टॉक्सिन्स बनते हैं उनको हम एफ्लाटॉक्सिन्स भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का टॉक्सिन है जो मशरूम में खुद ही बनता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। तो कहाँ से आता है वो नेचर प्रोवाइड करती है, आई वुड से। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ मशरूम्स आर देयर इन इंडिया? सो आइडिया है किसी को? ये एक्चुअली किसी को नहीं पता कि कितनी स्पीशीज है मशरूम की इंडिया में, क्योंकि इसकी कोई अभी बेसलाइन ही नहीं है। मतलब आप
सबको जान के हैरानी होगी कि हमें अभी ये भी नहीं पता है कि एंडेंजर्ड वैरायटीज कौन सी हैं, मतलब एंडेंजर्ड में भी कौन कौन सी हैं। सो बहुत सारी मशरूम वैरायटीज हैं। आज जो मैंने आपसे शेयर की इन्हीं की डाइवर्सिटी, अगर मैं सिर्फ वेस्टर्न हिमालयस की बात करूँ तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। सो पूरा किंगडम लाइक इट्स एन अनएक्सप्लोर्ड किंगडम आई वुड से। श्रेय, मेरा क्वेश्चन है, वेस्टर्न हिमालय या हिमालयन रीजन के लिए लिटरेचर फॉर एमेचर्स कब मिलेगा? आप लोग प्रिपेयर कर रहे थे, कब मिलेगा, यस। कैसे मिलेगा? हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फील्ड गाइड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर, एक्चुअली वो सभी मतलब उसमें 80 मोस्ट कॉमन मशरूम्स हम इंडिया के कवर करने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत जल्दी लाइक ऑफ कोर्स लाइक इस साल से पहले पहले हम वो एक फील्ड गाइड जरूर रिलीज करेंगे जिसमें आप मशरूम्स के बारे में और जो मैंने अभी आपसे शेयर किया वो सब चीजें जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही हम एक बहुत ही जल्दी एक नेचर जर्नल भी निकालने वाले हैं। वो जर्नल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बना है। उसमें जो साइंटिस्ट जिस तरह से डॉक्यूमेंट करते हैं प्लस जो जो मैंने आज आपसे ट्राइबल विजडम शेयर की है उन दोनों को ब्लेंड करके हमने वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचर जर्नल बनाया है। सो वो बहुत जल्दी वो भी हम रिलीज करने वाले हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम सारे अपडेट्स जो हैं इसमें पोस्ट करते रहेंगे। किसी और ने पूछा है कि मशरूम का लाइफ साइकिल देखना चाहे तो कैसे देखेंगे? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मशरूम का आप लाइफ साइकिल देखना चाहें तो ना आप ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि आप एक मशरूम लीजिए, उसकी नीचे से स्टेम रिमूव कर दीजिए, उसकी कैप को उल्टा करके रख दीजिए थोड़े मतलब ओवरनाइट, तो उसके स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। तो उससे आप उसके स्पोर्स देख पाएंगे। अब स्पोर का स्ट्रक्चर तो आप नहीं देख सकते, वो तो माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा, बट आपको मतलब आइडिया लग जाएगा मशरूम्स के स्पोर कैसे दिखते हैं। हाइफे को देखने का कोई तरीका नहीं है, माइक्रोस्कोपिक एक तरीका है। पर आप माइसीलियम को देख सकते हैं। उसके बाद जो वो क्लस्टर बनता है जिसको माइसीलियम बोलते हैं वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मशरूम लीजिए, उसके छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, राइट। और जो अंदर सबसे क्लीन पीस है मशरूम का उसे आप गीले कार्डबोर्ड में कवर कर दीजिए, वेट कार्डबोर्ड में कवर करके उसे डार्क प्लेस में आप छोड़ दीजिए कम से कम लाइक 15 या 20 दिन के लिए। तो आप देखेंगे कि अगर वो आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहेगा तो आपके जो मशरूम है उसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, डेंस थ्रेड्स जो है वो आप देख पाएंगे। माइसीलियम एक चीज है जो आप फैलती हुई ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसी तरह से मशरूम है जो हम देख सकते हैं। तो कुछ कुछ पोर्शन है लाइफ साइकिल के जो हम देख सकते हैं। उसकी लाइफ साइकिल दो हम देख नहीं सकते, पर हम मतलब आप बोल सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने आसपास कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। एक और क्वेश्चन था अ, अ, जिया का, आर देयर एनी स्टेप्स वी कैन टेक टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट मशरूम ग्रोथ? सो दिस इज अ पहले तो वेरी इम्पैक्ट क्या है एंड देन हाउ कैन वी रिड्यूस इट? मशरूम्स जो है ना, मशरूम्स अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का। जैसे मैंने आपसे आज गुच्छी की बात की या फिर पीला फूल जो है शैंटरल्स उनकी बात की, इनका फ्रूटिंग सीजन जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है विद क्लाइमेट। तो ये एक तो डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज के इंडिकेटर्स हैं। दूसरी चीज कि मशरूम का काम है कि जो कार्बन है वो उसको सॉइल में होल्ड करके रखता है। जितना ज्यादा मतलब जितनी भी ग्रीन हाउसेस हाउस गैसेस होती हैं सभी मतलब कार्बन बेस्ड होती है। तो जितना ज्यादा कार्बन जो है ग्राउंड में स्टोर्ड रहेगा मतलब उतनी कम जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी एमिट होंगी। तो मशरूम का एक और जो रोल है कि जो कार्बन है वो उसको जमीन में होल्ड करके रखता है। और अगेन लाइक ये डिकम्पोजिशन में फॉरेस्ट को रेजिलिएंट बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से मतलब ये क्लाइमेट चेंज को आप बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज को इंडिकेट करने में भी हेल्प करता है, प्लस उसे आप बोल सकते हैं कॉम्बैट करने में भी हेल्प करता है। मशरूम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि कुछ मशरूम्स जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, जो मैं आप सबसे शेयर भी कर रहा था। जो पैरासिटिक मशरूम्स होते हैं हमें लगता है कि वो पेड़ पे ग्रो रहे हैं तो पेड़ तो धीरे धीरे मर रहा है, बट एक्चुअली अगर आप एक फॉरेस्ट देखेंगे जिसमें अलग अलग तरह के ट्रीज हैं तो ये इंश्योर करता है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है। मतलब कि ट्रीज में ये इंश्योर करता है ट्रीज में अलग अलग मतलब जंगल में अलग अलग पेड़ों की डाइवर्सिटी है। अदरवाइज क्या होगा, जंगल में एक ही तरह के पेड़ होंगे अगर वो पैरासिटिक मशरूम नहीं होगा मतलब। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इंपॉर्टेंट कनेक्ट्स हैं जो मशरूम और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हैं। तो वर्तिका ने पूछा है कि कुछ मशरूम तोड़ने के बाद कलर चेंज कर देते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे प्रिजर्व करें? ओके।
तो हाँ, ये ट्रू है कि कुछ मशरूम जो है वो तोड़ने के बाद कलर चेंज करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बोलीट मशरूम की बात की, तो ये जो बोलीट मशरूम है, इसे जब आप स्लाइस करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होता है। सेकंड पार्ट क्या था संजय जी, सेकेंड क्वेश्चन? पार्ट कि उसको प्रिजर्व मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कलर चेंज हो गया तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, तो मतलब वो एक तरह का आप बोल सकते हैं कि विद इन स्पीशीज वो इंडिकेट करता है कि जैसे कुछ बोलीट्स हैं वो कलर चेंज नहीं करते, कुछ करते हैं। तो जो बाई कलर्ड बोलीट है जिसका ये क्ले मॉडल बना है, सो ये वाला मशरूम जो है, इसको आप काटते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से एक बोलीटस एड्यूलस मशरूम है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है, वो कलर चेंज नहीं करता। तो आइडेंटिफिकेशन में एक ये इंडिकेटर होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से इसका कलर चेंज होता है। तो बशीर पूछ रहा है कि मशरूम बरसात में ही ज्यादा क्यों दिखते हैं? ओके, सो मतलब माइसीलियम जो है वो मतलब नेटवर्क जो है वो पूरे टाइम ग्राउंड में फैला हुआ है। बट जैसे कि मैंने शेयर किया, जो हम मशरूम देखते हैं इट्स जस्ट लाइक मतलब आइस टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब कि इसके नीचे पूरा आइसबर्ग छुपा है ना। तो अब क्या होता है, मशरूम्स ऐसे ही फ्रूट नहीं हो जाते, क्योंकि माइसीलियम में उसने एनर्जी स्टोर की है। तो वो अपनी एनर्जी तभी रिलीज करेगा जब उसको लगेगा कि मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। मशरूम के आने का पर्पस ही है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। तो जब बरसात होती है तो माइसीलियम जो है वो अपने आसपास ह्यूमिडिटी में चेंज जो है सेंस कर सकता है कि मेरे आसपास की ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है। सो इस वजह से बरसात में जो है, जब ह्यूमिडिटी का चेंज होता है तो मशरूम बरसात में उगते हैं। और इसका एक रीजन ये भी है क्योंकि जब बरसात होती है तो पानी के थ्रू भी मशरूम्स के स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, तो बरसात में वो अपने स्पोर्स को डिस्पर्स कर सकता है, फैला सकता है। इसीलिए इसलिए बरसात में ज्यादा मशरूम्स पाए जाते हैं। तो निखिल उपाध्याय पूछ रहे हैं कि आपने बोला था कि एनिमल्स अगर मशरूम खा सकते हैं कभी कभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खा सकते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाई इज इट कि मशरूम पॉइजन डजंट अफेक्ट द एनिमल और हमको अफेक्ट करता है? तो मशरूम की जो पॉइजनिंग होती है, इट्स इंटरेस्टिंग कि मशरूम पॉइजनिंग पे बड़े सारे सवाल आते हैं जब भी मशरूम पे चर्चा होती है। तो ऐसा होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, जितने भी मशरूम के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब कि वो आंत आंत में जाके इफेक्ट करते हैं। सो हमारी इंटेस्टाइन अलग है बाकी एनिमल से। सो दैट इज द रीजन कि मतलब वो उस पे वो टॉक्सिसिटी नहीं होगी, मतलब जो टॉक्सिक केमिकल है वो मे बी डॉग पे या कैट पे टॉक्सिक ना हो, और हमारे लिए वो टॉक्सिक हो सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। ओके। तो आई डोंट नो वेदर, आई थिंक मोस्टली सब क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। तो एक्चुअली मेरे तरफ से एक क्वेश्चन था। तो जब मैं नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स जिनके साथ हम काम करते हैं वो कहते हैं कि द बेस्ट वे टू फिगर आउट वेदर अ मशरूम इज टॉक्सिक और नॉट, कि उस पे देखिए कि अगर कोई एंट है या कोई जीव है जो उसको खा रहा है, दैट इज हाउ दे डिसाइड कि वेदर इट इज टॉक्सिक और नॉट। सो दिस इज जी लाइक ओल्ड ट्राइबल नॉलेज, बट हाँ, अब जो बोल रहे हो वो अलग बोल रहे हो। और जी जी जी, हम जब ट्राइब्स के साथ बात करते हैं जैसे हम ऐसे डिसाइड करते हैं। एग्जैक्टली exactly. So, इसीलिए मतलब मैंने उसको मिथ्स में डाला है। यहाँ पे भी मतलब यही मिथ रहता है कि कीड़ा खा रहा है, एनिमल खा रहा है तो वो हमारे लिए भी खाने वाला है। सो अगेन ये मिथ है। इसका मतलब इस चीज से बिल्कुल मतलब लेना देना नहीं है कि मतलब वो हमारे लिए पॉइजनस है कि नहीं। अगेन जो ये एमनीटा मशरूम है जो सबसे पॉइजनस मशरूम है, इसको कीड़े भी खाते हैं। तो मतलब कुछ नहीं होता कीड़ों को खा के। तो मतलब ये एक मिथ है। सो बट एक्चुअली ट्राइबल्स इसको फॉलो करते हैं। हाँ, मतलब ट्राइबल्स फॉलो करते हैं वही, मतलब कुछ कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो वही मतलब इंटरेस्टिंग है, मतलब वो गैप ब्रिज करना, मतलब आई वुड से। आई थिंक एक दो लास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इज देयर अ मूवी और अ बुक दैट पोर्ट्रेज मशरूम्स इन अ स्पेशल वे? सो बुक तो जैसा मैंने आप सभी से शेयर किया, बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग बुक लाइक हम कंपाइल कर रहे हैं, जो जिसमें अभी जो मैंने आपसे शेयर किया लाइक इसी तरह के मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उनको डॉक्यूमेंट करने की कुछ इंटरेस्टिंग तरीके, और स्पेशली मतलब जो इंडिया में पाए जाने वाले मशरूम्स है वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में डिटेल में आप जान सकते हैं, और उस किंगडम को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है फैंटास्टिक फंजाई के नाम से, तो अगर आपको चांस मिले तो वो आप मूवी जरूर देखिए। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें मशरूम्स के बारे में जानने को मिलेंगी उस मूवी के थ्रू।
एक बहुत पहले क्वेश्चन आया था विच आई थिंक आई नॉट आस्क्ड, किसी ने पूछा था व्हाई इज द हनी मशरूम सो बिग। सो जो ये हनी मशरूम है, ये मशरूम जो है, इसका जो माइसीलियम है, ये बहुत पुराना नेटवर्क है। आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट नंबर। आई थिंक इसे एस्टिमेट किया गया है कि ये ऑलमोस्ट 8,000 साल पुराना है। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, पर बहुत साल पुराना ये नेटवर्क है। और इसका वेट जो है वो मतलब 400 टन तो इसका वेट है। तो बहुत पुराना नेटवर्क है, और इतना पुराना है तो इसलिए इतना स्ट्रांग है, इतना रेजिलियंट है। अब हनी मशरूम को तो आइडेंटिफाई किया गया है, इसलिए वो मतलब उसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म का दर्जा दिया गया है। पर आप सोचिए कि मशरूम में कितना अनएक्सप्लोर्ड किंगडम है। इस तरह से और भी कितने सारे नेटवर्क्स होंगे, कितने पुराने नेटवर्क्स होंगे, जो मतलब हमारी अर्थ को, हमारे ट्रीज को, और एक्चुअली इंटायर फॉरेस्ट को कनेक्ट करके, लाइक दे आर helping it behave like a one common organism. ओके, सो आई थिंक श्रेय दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। आई थिंक, आई होप लोगों को बहुत बढ़िया लगा। इट इज़ 8 o'clock, सो 1 घंटा हो चुका है। सो आईड लाइक टू थैंक श्रेय फॉर अ लवली टॉक। इसका रिकॉर्डिंग भी हुआ है, और दिस विल बी अवेलेबल ऑन द विकल्प संगम वेबसाइट। और आई ऑल्सो वांट टू थैंक सब पार्टिसिपेंट्स को कि दे जॉइंड, एंड थैंक यू फॉर दिस। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इफ देर आर टॉक्स लाइक दिस देन हाउ कैन वी जॉइन। सो बेसिकली ये सीरीज जो है ये मंथली टॉक है, वंस अ मंथ। विकल्प संगम की तरफ से विल बी पिकिंग सम टॉपिक और द अदर एंड अनाउंसिंग इट। एंड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हम लोग डालते हैं, सो यू कैन फाइंड आउट व्हेन इट इज बीइंग हेल्ड। एंड और जिसने मिस किया है इसका रिकॉर्डिंग वी विल पोस्ट द लिंक जब एक बार हो जाता है। एंड वंस अगेन श्रेय, थैंक्स सो मच। आई थिंक बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, एंड थैंक यू फॉर अ ग्रेट सेशन। एंड आई थिंक दीपिका ने इसका लिंक भी भेज दिया है इन टर्म्स ऑफ वेयर इट विल बी अनाउंस्ड एंड स्टफ लाइक दैट। बट हिमालय कलेक्टिव का फेसबुक एज वेल एज वेबसाइट पे आई थिंक दिस विल बी अनाउंस्ड। थैंक्स सो Great. मच। So, या, thank you, Sanjay ji, and thank you for joining everyone. I hope like this session, इस सेशन में आपने मशरूम्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानी होगी। और आई होप लाइक आप अपने आसपास जो मतलब मशरूम्स जब भी देखें उसको आप और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे से आने वाले टाइम में एक्सप्लोर कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।